सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चौहान विज़न। आपका अपना चैनल, मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज हम जो एनालाइज करने वाले हैं वो 6 अगस्त की है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल सही से हो नहीं पा रहा, थोड़ा मैं बिजी था राइट तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन आशा करते हैं कि सही से करेंगे। ठीक है, सो फ्लैश फ्लड क्या होता है? फ्लैश फ्लड क्या होता है? ये इन्वायरमेंट के पेपर थर्ड में है। ठीक है, क्या है फ्लैश फ्लड? फ्लैश फ्लड एक अचानक और तेज बाढ़ होती है जो भारी बारिश और बांध टूटने में और ग्लेशियर फटने या बादल फटने जैसी घटनाओं से 6 घंटे के अंदर आ जाती है। ठीक है, हथियार निकाल लेते हैं अपने, ये आ जाओ हथियार बाहर आ। ठीक है, और 6 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है, मतलब फ्लश फ्लैग ब्लैक कर रखा। रंग चेंज करते हैं इसका, ये अच्छा थोड़ा सा बदलते हैं येलो कर देते हैं। येलो तो देख नहीं रहा, रेड ठीक है, ये ठीक है। तो जो मुख्य बातें दिखते हैं ये बहुत ही जल्दी आती है। ठीक है, जबकि सामान्य बाढ़ धीरे आती है और इसके आने का समय बहुत कम होता है, इसलिए चेतावनी देने का मौका कम मिलता है। ठीक है, तो आने का कम मौका मिलता है, चेतावनी देने का कम मिलता है, मतलब इसके आने का समय बहुत कम होता है, इसलिए चेतावनी देने का मौका कम होता है। इसका बहाव बहुत तेज होता है और ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ों को उड़ा के फेंक देती है। ठीक है, चीज़ को बहा सकती है। अब ये क्या है आती है उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड क्यों आती है? क्यों आती है? ठीक है, लगातार बारिश और कमज़ोर ज़मीन की वजह से भूस्खलन और मलबा और फ्लैश फ्लड होती है। ठीक है, जैसे केदारनाथ में आई थी। और जलवायु परिवर्तन के कारण ज़्यादा और तेज़ बारिश होती है और ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं। उत्तरकाशी की जगह पहले से मलबे पर बसी है, जिससे ये इलाका और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पेड़ों की संख्या कम है और ढलानों पर मिट्टी खिसकने की संभावना होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे जो हिली स्टेशन हैं वहाँ पे जो डेंसिटी होती है, जो मिट्टी की डेंसिटी होती है, ठीक है, वो थोड़ी खुसखुस वाली होती है। ठीक है, बहुत जल्दी अगर ज़्यादा वजन पड़ने पे या फिर ज़्यादा वो करने पे नरम बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी से नीचे फिसल जाती है और अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है आसपास के क्षेत्रों में। और भारत में फिलीपींस संबंध, और दूसरा बढ़ते भारत में फिलीपींस संबंधों का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में एक पेपर 2 में है। ठीक है, राजनीतिक और कूटनीतिक राजनीतिक सहयोग। भारत और फिलीपींस के बीच में 1949 में औपचारिक रिश्ते शुरू हुए थे। ठीक है, फिलीपींस 2024 से 27 तक भारत का आसियान का वार्ता का संयोजन करेगा। ठीक है, 24-27 आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। भारत और आसियान का वार्ता का संयोजन करेगा। आर्थिक और सहयोग। दोनों देशों के बीच में व्यापार 2020 में 21 में 2.03 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 24 में 3.53 अरब डॉलर हो गया। भारत फिलीपींस को जो सामान बेचता है उनमें से दवाइयाँ, इंजीनियरिंग से जुड़ी चीज़ें, ठीक है, उनमें से दवाइयाँ या इंजीनियरिंग से जुड़ी चीज़ें, चावल, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। भारत फिलीपींस की दवाइयाँ फार्मा को ज़रूरतमंद लगभग 12% जैसा पूरा करता है। ठीक है, और भारत सेमीकंडक्टर, तांबा और खाद्य से जुड़ी फिलीपींस खरीदता है और आयात करता है। भारत क्या करता है? सेमीकंडक्टर हो गया, तांबा और खाद्य से जुड़ी चीज़ें फिलीपींस से खरीदता है।
या सेमीकंडक्टर तांबा खाद से जुड़ी चीज खरीदता है। ठीक है, भारत फिलीपींस की दवाइयाँ फार्मा उत्पादों की जरूरत का लगभग 12% पूरा करता है। मतलब हम क्या करते हैं, फिलीपींस को क्या फार्मा से जुड़ी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं, और वहाँ से क्या सेमीकंडक्टर, वहाँ सेमीकंडक्टर से जुड़ी फिलीपींस की चीज़ें से खरीदता है। ठीक है, आयात करता है। रक्षा के सहयोग है, 2006 में दोनों देशों के बीच में रक्षा से जुड़ी समझौता हुआ, इसकी एक संयुक्त समिति बनाई गई। जुलाई 2025 में दोनों देश के दक्षिण सागर में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास मिलिट्री ड्रिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। कैसे कि फिलीपींस ने संयुक्त राष्ट्र यूएनसी में भारत को स्थायी सदस्य बनने में प्रयास में समर्थन दिया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान में समर्थन नहीं करता है इस चीज़ में, इस फिलीपींस कर रहा है। ठीक है, जैसे रशिया में करता सपोर्ट, वैसे दूसरे नेशन जैसे ये हैं, तो चाइना हो गया, पाकिस्तान होगा, ये हमारे मतलब कैसे नेशन से, और एक तुर्की। ठीक है, तुर्की भी कहीं ना कहीं भारत का विरोध करता है। ठीक है, और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। बिखरे वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका, जीजे सेकंड में वर्तमान में स्थिति। भारत आज के ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां पर दुनिया में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे कई भू राजनीतिक जियो पॉलिटिकल चुनौती भी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ये दिखाता है कि दुनिया भर की बड़ी ताकतें साझेदारी बना रही हैं और नीतियाँ बदल रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच तनाव कैसे, देखो अमेरिका का भी राष्ट्रपति चल रहे डोनाल्ड ट्रम्प। 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और 8 नवंबर को ही फर्स्ट टाइम ये चुन के आए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रम्प रात को मन में आता है, ट्वीट कर दिया, सुबह उसी ट्वीट को बदल दिया, ऐसे विचार रखते हैं। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत पर 25% टैक्स टैरिफ लगा दिया गया। इसकी वजह से भारत द्वारा रूस को तेल खरीदना बताया, रीजन क्या बताया, रूस का तेल खरीदना। ठीक है, और अमेरिका ने भारत की आलोचना की, जबकि वह खुद रूस और चीन से व्यापार करता रहा। ये दोहरा मापदंड दिखाता है। सिंपल सी बात है, तुम करो तो साला करेक्टर डीला वाला प्रोसेस है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कि खुद तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नेशन करते हैं उनको फिल्सन होती है। ठीक है, ट्रम्प ने अमेरिका की कंपनी ने भारत को निवेश का रोका, कहा सिर्फ अमेरिकी नागरिक को ही नौकरी दी जाए। ट्रम्प ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने को कहा और सिर्फ अमेरिका के नागरिक को ही नौकरी दी जाए। अब ये तो दोहरापन हो गया ना। हमारे देश में मतलब निवेश, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत में निवेश को रोकने को कहा, भारत में निवेश ना करें। ठीक है, और बोला कि सिर्फ अमेरिका के लोगों को नौकरी दी जाए। भारत और चीन के प्रति रणनीति क्या है, चीन पड़ोसियों के साथ आक्रामक कूटनीति अपना रहा है। ठीक है, और भारत ने संतुलन वाली रणनीति अपनाई, ना तो बहुत झुकाव ना ही टकराव। बिखरे हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत की मुख्य भूमिका शब्दों में आराम से। अब दूसरा पढ़ते हैं पार्ट GS2 में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस में। चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की थी। चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये देखो हमारे सारे विरोधी पक्ष वाले, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिजरू के दौरान उसे समर्थन दिया, और बांग्लादेश में पुराने एयरबेस को फिर से शुरू करने के लिए योजना बनाई। अरुणाचल प्रदेश, चीन ने वहाँ की जगहों को नाम बदलकर नाम के भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। और चीन ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगपो पर बाढ़ बनाने की योजना बना रहा है, जिससे भारत पर दबाव बने। चीन भारत से मिलने वाली दवाइयाँ, मशीन और रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई चेन में भी नियंत्रण रखता है। चीन भारत से मिलने वाली दवाइयाँ, मशीनें, रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई चेन में भी नियंत्रण रखता है। अभी रिसेंट में अगर आपने अखबार और न्यूज़ पेपर आप टाइम को देख रहे होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि अभी क्या हुआ बीच में, अभी रेयर अर्थ मटेरियल मिला है। ठीक है,
तो उसका ध्यान रखना, इस चीज़ें पूछी जाती है। और चीन ने पाकिस्तान बांग्लादेश से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। भारत के रणनीति संतुलन क्या 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 किया गया है, ठीक है। भारत ने गाजा, यूक्रेन, ईरान जैसे मुद्दों पर संतुलित रवैया अपनाया और संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से बचा। इस रणनीति में भारत में स्वतंत्र नीति बनाए रखना चाहता है, लेकिन इससे उसका असर कम हो सकता है। सिर्फ आर्थिक ताकत बनना काफ़ी नहीं है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक भागीदारी भी जरूरी है। भारत ने सिर्फ डबल स्टैंडर्ड वाला सवाल उठाना शुरू किया। भारत अब पश्चिमी देशों की दोहरी नीति डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाना शुरू किया कि कैसे कैसे ये डबल स्टैंडर्ड करते हैं, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। भारत ने अब पश्चिमी देशों की दोहरी नीति डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाना शुरू करा। गाजा युद्ध में भारत ने शांति और संघर्ष विराम की मांग की। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक समाधान के लिए भूमिका निभाना चाहता है। ब्रिक्स और एससीओ में मजबूत भागीदारी, आरसीईपी जैसे अवसरों को समझाने में से देखना होगा। भारत को अमेरिका के साथ पर समझौते हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, मजबूत भागीदारी दिखाना की आवश्यकता है। आरसीईपी जैसे अवसरों पर भागीदारी से देखना होगा। भारत आज के निर्णायक शक्ति के रूप में आगे निकल के आया है, जो इसकी ज़रूरत भी है। अलग अलग साझेदारियाँ, डाइवर्स पार्टनरशिप और मजबूत कूटनीति, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक सहयोग सुरक्षा के हितों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना आसान भाषा में अगर बात करूँ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तनीय निर्देशालय ईडी ने 2015 में अब तक के 5,892 मामले दर्ज किए गए और जांच पीएमएलए मतलब धन संशोधन रोकथाम 2002 में शुरू की हुई तय हुई है, ठीक है। और लेकिन अब तक सिर्फ 15 लोगों को सजा कन्विक्शन मिली है। अब देखो कि इन्होंने केस मतलब इन्होंने जो वहाँ से मामले उठाए वो कितने हैं, 5,892 मामले की जांच की। अब 5,892 मामले की जांच करने के बाद में जिस व्यक्ति को जस्टिस सही से हो पाए, खाली कितने लोगों को मिल पाया, मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है ना, थोड़ा सा कि खाली 15 लोगों को सजा कन्विक्शन मिली। मतलब कुछ लोग पैसे दे के निकल गए, कुछ लोगों ने सेटिंग दिखाई, कुछ लोगों ने बैक्सा बोर्ड लगाया, किसी पॉलिटिशियन में अपना वो हाथ चमकाया, ठीक है, किसी के खुद के घर वाले उसमें थे तो उन्होंने मदद करी। तो ये क्या है कहीं ना कहीं, और इसके हज़ारों मामलों के बावजूद सिर्फ 15 सजा होना दिखाता है कि जांच और न्याय प्रक्रिया कितनी कमज़ोर है। सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम में प्रभावी ढंग से रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रोकथाम कमजोर है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो आप अंधा पैसा, ठीक है, जो 2 नंबर से आता है, ठीक है, उसका आप पे कोई वो नहीं है, कोई आप पे उसका जवाब नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया, उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, 2 नंबर का पैसा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपराध से कमाए गए पैसे को छुपाता है, रखता है, इस्तेमाल करता है, उसे साफ सुथरा कानूनी दिखाने की कोशिश करता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। पीएमएलए, ठीक है, एलए धन शोधन निवारण 2002 की धारा 3 में यही भाषा देखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पी चिदम्बरम बनाम ईडी में 2019 में ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग देश की आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक संपदा को नुकसान पहुँचाती है। पीएमएलए के महत्वपूर्ण प्रावधान की चुनौतियाँ, ये कानून संयुक्त राष्ट्र की नीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर बनाया गया था। 1990 के दशक में इसका अपराध साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, जबकि सामान्य कानून पर सरकार पर होती है। हाँ, सिंपल से बोलना चाह रहा है कि सिंपल सी बात है, कानून संयुक्त राष्ट्र की नीति अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर बनाया गया 1990 से दशक में इसमें अपराध साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, जबकि सामान्य कानून पर ये सरकार पर नहीं होती, पर सॉरी सामान्य कानून में ये सरकार पर होती है, ठीक है। ECI क्या है, ECIR इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जांच शुरू करने के लिए काफ़ी FIR की जरूरत नहीं होती। ECR में क्या होता है, दर्ज करना ही जांच शुरू करने के लिए काफ़ी FIR की आवश्यकता नहीं होती। जांच तभी होती है जब
शेड्यूल ऑफेंस हुआ हो, यानी ऐसा अपराध जो देश के खिलाफ है। और बोला PMLA से जुड़ी समस्या और दुरुपयोग की आशंका, कौन से दुरुपयोग है वो देख लेते हैं। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सन 2022 में केस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संपत्ति जब्त करने के लिए केस दर्ज करना जरूरी नहीं है, ये राजनीतिक बदले की तरीका बन सकता है। ठीक है, भारत को FATF गाइडलाइंस के पालन करना चाहिए और जांच को पारदर्शी बनाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का आतंकी फंडिंग से सीधा रास्ता, इसलिए ये मामला गंभीर रूप से लेना चाहिए। भारत के लगभग 85 देशों के साथ TAA मतलब कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, यानी एक ही इनकम पर 2 टैक्स न लगे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना होगा और चीन द्वारा विदेशों में पुलिस नेटवर्क का विस्तार आसान शब्दों में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चीन अब दुनिया के देशों में जैसे खासकर यूरोप के देश में पुलिस नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। वह काम करता है कि कुछ जगहों पर अधिकारी समझौते के जरिए से जैसे पुलिस सहयोग समझौता और कई जगहों पर औपचारिक नेटवर्क के जरिए से छुपकर काम करता रहे, मतलब जासूसी करते हैं हम जनाब। चीन का उद्देश्य क्या है? चीन की पहली बात तो इनकी रणनीति होती है एक्सपेंशन करने की, तो दूसरी की ज़मीन हमारी है भाई। रास्ते में भाई मैंने अपनी कोई बस चल रही है, बस में बंदा आया, अंदर आने के बाद में ड्राइवर की सीट पर वो रख दिया, रुमाल रख दिया, बोला ये बस मेरी है। अब पूरा देखा पास में मेरी बस है, ये वो फलान ढिमकाना, तो ये वैसे करता है। ठीक है, तो जो लोग चीन से खिलाफ बोलते हैं उनका डराना धमकाना, ये दबाव डालना, भारतीय राजनीतिक विदेशियों को वापस लाने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेडिशन की कोशिश करना, चीनी विदेशी पुलिस टीम में उनकी चिंता है। चीन का कहना है कि पुलिस टीम को भेजने का मकसद चीनी नागरिकों के पर्यटन को सुरक्षा करना है। देख रहे हो मतलब क्या, मतलब वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुलिस कर्मियों को भेज रहा है, बोला कि सुरक्षा, कि भाई जिस देश में भेज रहा है वो वहाँ की सुरक्षा है कि वहाँ की पुलिस नहीं है क्या? लेकिन असली चिंता क्या है, ये टीम कुछ मामलों के कुछ स्थानीय सरकार की जंगई के बिना ही काम करती है और इसका इस्तेमाल कुछ आलोचकों व अल्पसंख्यकों जैसे कि उदगीर और तिब्बती और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की निगरानी का बतावा बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे मेजबान देश जैसे कि टीम में तैनात है संपूर्णता सॉवरेनिटी पर खतरा हो सकता है। ठीक है, सॉवरेनिटी पे खतरा हो सकता है। अब मुख्य घटना है क्रोएशिया, जुलाई 2024 में चीन ने क्रोएशिया पे क्या हुआ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2024 में चीन ने 8 सदस्यों की पुलिस टीम भेजी, जाग्रेब, डब्रोवनिक जैसे शहरों में सक्रिय रही। सर्बिया, इटली, हंगरी, इन देशों में चीन के साथ संयुक्त पुलिस अभियान शुरू किए। सर्बिया 19, 23, 24 में चीन सर्बिया संयुक्त गश्त चली। हंगरी ने चीन में पुलिस सेवा केंद्र तक खोल दिया। हंगरी में पुलिस ने पुलिस सेवा केंद्र भी तक खोल दिए। चिंता क्या है? चिंताजनक है कि प्रवासी असंतुष्ट अल्पसंख्यकों की निगरानी और उत्पीड़न किया जा सकता है। चीन के ये सेवा केंद्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कूटनीतिक परंपराओं के कहीं न कहीं इम्पैक्ट को डालते बाहर काम करता है। प्रवासी समुदाय का आज़ादी और अधिकारों को नुकसान हो जाता है। भारत के लिए खतरा है। अगर ऐसे केंद्र भारत चीन प्रवासी वाले देश में खुलते हैं तो भारतीय छात्रों और नागरिक में भी कहीं न कहीं निगरानी के दायरे आ सकते हैं। भारत को चीन से जुड़ी साइबर निगरानी, कंसुलर गतिविधि, सुरक्षा समझौतों को लेकर भी सतर्क रहना होगा। और नेक्रोपॉलिटिक्स, देखो नेक्रोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ सकता है कि नेक्रोपॉलिटिक्स होता क्या है। अच्छा शब्दों में मतलब नेक्रोपॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राज्य सरकारें द्वारा तय करना कि कौन जिए और कौन मरे। यहाँ तक कि सब सरकारें कुछ खास समुदाय की सुरक्षा से वंचित कर देते हैं, जैसे युद्धग्रस्त जैसे कर्फ्यू वाले इलाकों पर सीमा पर रहने वाले कुछ लोगों को अनदेखा कर देना। उदाहरण सीरिया, फिलिस्तीन। ठीक है, जैसे सीरिया, फिलिस्तीन या अफ्रीका के कुछ हिस्सों में राज्य की नीतियों को लोगों की मौत और दमन को बढ़ावा देती है। ठीक, अब भूख दवाओं की कमी, धीरे धीरे मरने वाली मौतों कोई दुर्घटना नहीं होती। ये सरकारें समाज की नीतियों को अपेक्षा जानबूझकर होती है। लिविंग डेथ वर्ल्ड क्या होते हैं? लिविंग डेथ, अब देखो ठीक है, अभी जो नया वर्ड आया नेक्रोपॉलिटिक्स का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा तय करना कि कौन जिए कौन मरे। नेक्रोपॉलिटिक्स इसे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन के समय
प्रवासी मजदूरों को खाना, सफ़र और इलाज नहीं मिला। उदाहरण के लिविंग डेथ और डेथ वर्ल्ड। लिविंग डेथ मतलब जीवित मृत्यु, ठीक है। कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ लोग वर्गों के जरूरी संसाधनों में वंचित रखा गया। जैसे बोलते हैं नेक्रोपॉलिटिक्स की बहस, लोगों को जिंदा तो होते हैं लेकिन उन्हें अपेक्षित तकलीफें में उनकी हालत मरे हुए जैसी होती है। मतलब जान पड़ी हुई है, बस शरीर मरा हुआ है। कोमा एग्जाम्पल सिंपल। तो हमारा संशय नहीं होते बल्कि भूख और थकावट से मरे होते हैं। सरकार संरचनात्मक उपेक्षा की जाती है, ठीक है। डेथ वर्ल्ड की मृत्यु क्षेत्र का इस ऐसे इलाके जहाँ जिंदगी अस्थिर है, डरावनी है, बिना कानून की होती है। उदाहरण के लिए गाजा पट्टी होते हैं, इसमें इजराइल हमलों के बाद आम नागरिकों की मौत पर दुनिया ने चुप्पी साध ली। तो ये भी नेक्रोपॉलिटिक्स का उदाहरण है। क्या? गाजा पट्टी पे इजराइल हमलों के बाद आम नागरिकों की मौत पर दुनिया ने चुप्पी साध ली। तो ये भी क्या है? नेक्रोपॉलिटिक्स। सिंपल याद हो जाए नेक्रोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हर दिन की मृत्यु की राजनीति कैसे होती है? ये सिर्फ युद्ध या बम से नहीं होती बल्कि जाति आधारित भेदभाव, नस्लीय निगरानी। जैसे कुछ वर्गों के पुलिस ज़्यादा रोकती है और कुछ समुदाय को कानूनी मदद नहीं मिलती। ये दिखाता है कि कुछ की ज़िंदगी को माना गया और किससे खामोशी से छोड़ दिया गया। वैश्विक चुप्पी मतलब जब दुनिया नागरिक संघर्षों मौतों पर कुछ नहीं बोलती तो ये बर्दाश्त है कि त्याग देना, अबैंडमेंट एक असामान्य है, अंतर्राष्ट्रीय रवैया बन गया है। प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सिर्फ बच जाना ही काफ़ी नहीं होता। सच्चा अगर प्रतिरोध यह है कि ऐसी ज़िंदगी जिनकी मांग करे जो मौत से बेहतर हो, यानी सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि इज्जत की ज़िंदगी जिए। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने बोलता कि लंबा जीवन होना जरूरी नहीं है, जीवन महान होना बहुत जरूरी है। महान जीवन है तो अच्छा है, लंबा जीवन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज का हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। या आपका खुद का चैनल है, जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में पिन करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप।